नमस्कार जंटी में स्वागत है। हाल ही मिस राजस्थान का जो इवेंट हुआ उसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो विनर्स हैं वो हमारे साथ जंटी में इस वक्त हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे कि ये सफर कैसा रहा और इस तरह के पीजेंट्स में क्या फ्यूचर है। तो तमाम पहलुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे और मैं सबसे पहले मिस राजस्थान खुशी अजवानी हमारे साथ हैं। नंबर 2 पे गरिमा वाधवा है जो मिस राजस्थान सेकंड रही और सुष्मिता ठुकरान नंबर 3 पे रही हैं। आप सभी का स्वागत है और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। खुशी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मिस राजस्थान का क्यों आपने इसमें जो ब्यूटी पेजेंट है इसको क्यों चुना? कैरियर इसी में बनाना है या फिर एक इत्तेफाक रहा कि चलिए अगर किसी में भी टैलेंट है तो एक प्लेटफॉर्म को आजमाना चाहिए? क्यों किया आपने? सबसे पहले मैंने मानुषी छिल्लर को जब टीवी पे मिस वर्ल्ड जीतते हुए देखा था तब मुझे उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली और मुझे लगा कि मैं भी ये कर सकती हूँ, मैं भी किसी के लिए इंस्पिरेशन बन सकती हूँ और ये मैं एज अ पैशन फॉलो कर रही हूँ। तो मिस राजस्थान मेरे जर्नी की शुरुआत है इस फील्ड में और मिस राजस्थान एक स्टेपिंग स्टोन है मेरे लिए, शुरुआत है कि आगे की जर्नी के लिए जो भी होगा पैजेंट्री लाइफ में इसके लिए। मिस वाधवा, कैरियर इसी में बनाना है मिस राजस्थान, तो क्यों चुना आपने ये? सर पहले मैं इस तारे का ट्राई करती थी लेकिन उसके बाद में मैंने इंस्टाग्राम पे देखा और मुझे अच्छा लगा। मेरी एक फ्रेंड है आंचल बोहरा यानी वो भी इसमें पहले रह चुकी है मिस राजस्थान 2018। तो मुझे अच्छा लगा उनको देखकर और मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ मैं वहाँ की लड़कियों को इंस्पायर करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं एग्जाम्पल बनूँ और मिस राजस्थान इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। आप जहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, अपनी शुरुआत कर सकते हैं अपनी जर्नी की। जी सुष्मिता, अब तो थोड़ा सा रूरल उससे आती हैं बैकग्राउंड से, तो कैसा रहा आपका ये सफर? तो बहुत ही अच्छा रहा। पहले मुझे मतलब मॉडलिंग में पता नहीं था कि मेरे को कुछ इसमें करना है, बट अभी पिछले साल ही लास्ट में दिसंबर में मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे कि तुम्हारी हाइट है, यू शुड गो फॉर दैट। तो मैंने अभी मिस राजस्थान मेरा पेजेंट है पहला और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है और मैं अपने स्टेट को प्राउड फील कराना चाहती हूँ इन द कमिंग फ्यूचर। मैं चाहती हूँ अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना इंटरनेशनल पेजेंट्स में। और जहाँ तक मैं, जैसे आपने बोला कि मैं एक छोटे टाउन से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे लोग बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है इस चीज़ को लेकर। दे ओनली थिंक दैट जो लड़कियाँ हैं उनको सिर्फ एजुकेशन में ही वो कुछ कर सकती हैं। ऑल्दो आई एम ऑल्सो अ टीचर, आई गिव ट्यूशन्स ओवर देयर मेरे होम टाउन में। तो मुझे मॉडलिंग में भी मेरा पैशन है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को मतलब अपने स्टेट को प्राउड फील कराऊँ और मुझे नहीं लगता कि मिस राजस्थान से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म मुझे मिल सकता है। अभी हमारी ग्रूमिंग भी यहाँ पे 1 महीने हुई है, जिसमें अगर आप मुझे अभी 1 महीने से पहले देखते तो उससे पहले मतलब बिल्कुल ही आई वॉज अ टोटली डिफरेंट पर्सन। तो इस 1 महीने में हमने जो कुछ भी सीखा है, हम इतने ज़्यादा चेंज हो गए हैं। द वे वी टॉक, द वे वी वॉक, एवरीथिंग, सब कुछ हमारा बदल चुका है और अब मैं जल्द ही मिस इंडिया के लिए प्रिपेयर करूँगी अपने आप को। और बदलना चाहोगे अभी? बिल्कुल सर। तो इस सफर कंटिन्यू रखेंगे जी आप? बिल्कुल सर। जी, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं खुशी आपके पास आना चाहूंगा। कितने पार्टिसिपेंट्स किया गर्ल्स ने इसमें? इसमें रजिस्ट्रेशन 5000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन थी, जिनमें से टॉप 200 चुनी गई थी जिनका इंटरव्यू हुआ था और उन टॉप 200 के अराउंड गर्ल्स में से टॉप 28 चुनी गई थी, टॉप 28 फाइनलिस्ट ऑफ मिस राजस्थान 2020। इसमें से फाइनल आपको किया फिर जो फर्स्ट टॉप 5। जब ये टाइटल जीता तो कैसा लगा आपको उस वक्त? इस टाइम विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने जो भी हार्डवर्क किया है कि वो फाइनली इसका रिज़ल्ट ये है, पर अब धीरे धीरे विश्वास हो रहा है जब इतना। और टाइटल जीतना मेरा लक्ष्य तो था ही, पर उससे पहले मैं यहाँ जब आई मिस राजस्थान ऑर्गेनाइजेशन में, तब मेरा एक ही मोटिव था कि मैं अपने आप को जितना हो सकता है इम्प्रूव करूँ और जो भी 1 महीने में हमने सीखा है उसको बहुत अच्छे से सिर्फ पैजेंट्री लाइफ में नहीं बल्कि इन फ्यूचर हर चीज़ में उन चीज़ों को मैं आजमाऊँ। जी, राउंड जो चल रहे थे, ऐसा क्या था कि आपने, क्योंकि निश्चित रूप से कुछ अलग क्वालिटी होगी आप में जिसकी वजह से आपको ये ताज मिला है जो इन दोनों में नहीं थी? सारी कंटेस्टेंट्स जितनी भी थी टॉप 28 वो हर तरीके से बहुत ही यूनिक थी अपने में।
हर किसी से बहुत कुछ सीखने मिला, पर जजेस को शायद मुझे नहीं पता क्या अच्छा लगा, मैंने अपना बेस्ट प्रेजेंट किया और शायद मेरा जो आंसर था वो जिस दिन मेरे से जो पूछा गया था जी। उस टाइम मेरे डैड ऑडियंस में बैठे थे और उनको देख के मेरे मुंह से वो आंसर निकला दिल से, तो शायद वो आंसर क्या था, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि आप किन चीज़ों को, 3 चीज़ों में से किन चीज़ों को पहले चुनेंगे? जी। पेरेंट्स, नेशन एंड स्टेट, ये 3 था और मैंने अपने पेरेंट्स को पहले चुना, इसीलिए चुना क्योंकि वो मैं जो जहाँ हूँ मैं उनकी वजह से हूँ अभी। जी, लेकिन ये भी होता है कि नेशन में से स्टेट और स्टेट में से हम सब लोग हैं। जी, बट अगर पेरेंट्स ही नहीं होते और अगर मैं नहीं होती तो आगे स्टेट जी। और नेशन तो बिल्कुल नहीं। राइट। मिस गरिमा, आपसे अगर ये सवाल पूछा जाता तो क्या आंसर होता आपका? सर मेरा बिल्कुल यही आंसर होता कि मैं अपने पेरेंट्स को पहले चूज़ करती, क्योंकि जो भी मैं आज हूँ, जहाँ मैं बैठी हूँ, जो मुझ में मैनर्स हैं, वो सब मेरे पेरेंट्स की वजह से हैं। जो भी मेरे में संस्कार है वो मुझे मेरे पेरेंट्स ने सिखाए हैं, तो मैं अपना पूरा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। और अभी मिस राजस्थान में पार्टिसिपेट करने के बाद में मुझे एक और पेरेंट्स मिल गए, योगेश सर और निमिषा मैम है, तो मैं उनको भी अपना क्रेडिट देना चाहती हूँ। जी। सुष्मिता, अगर आपसे भी यही पूछा जाता तो? जी सर, बिल्कुल। सबसे पहले मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो मेरे पेरेंट्स ही हैं, क्योंकि वही वो लोग हैं जो मुझे इस धरती पर लाए हैं और उन्होंने बिकॉज़ मैं एक ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे एकेडमिक्स को ही सबसे ज़्यादा माना जाता है, बट मेरे पेरेंट्स मतलब दोनों चीज़ों में मुझे सपोर्ट करते हैं, पढ़ाई में भी, और ये मेरा पैशन है तो इसके लिए भी। लेकिन स्लोगन तो मैंने बहुत सारी जगह देखा है, बच्चे भी कहते हैं नेशन फर्स्ट। मेरे लिए पेरेंट्स सबसे पहले आएंगे, क्योंकि वो ही हैं जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं। उसके बाद मेरे पापा आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो जी। उसके बाद मेरे लिए तो मेरा उनके लिए नेशन सबसे पेरेंट्स ज़्यादा। फर्स्ट या उनके लिए नेशन फर्स्ट? उनके लिए नेशन इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, हाँ, हाँ। उसके बाद बाकी सब आते हैं। फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं आप? फ्यूचर में मेरे प्लान्स है साइकोलॉजिस्ट बनने के। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड मेरा काफ़ी वो दिल के करीब है मेरे लिए। मुझे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करनी है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि मेंटल हेल्थ का स्टिग्मा बहुत है इंडिया में और बाकी देशों में भी। मुझे उसके लिए काम करना है फ्यूचर में, और हाल फिलहाल अभी मैं अपने आप को और ग्रूम करना चाहती हूँ, और मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड मेरा आगे फ्यूचर टारगेट है। जी। गरिमा, आप क्या बनना चाहती हैं? सर मैं राजस्थान को, इंडिया को आगे इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करना चाहती हूँ, और मैं एजुकेशन में आगे वर्क करना चाहती हूँ, क्योंकि एजुकेशन इज़ समथिंग, आप शुरू से नर्सरी, एलकेजी, आगे क्लासेस तो आपकी एजुकेशन ही चलती है। एजुकेशन डज नॉट मीन ओनली बुक्स, एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बेसिक मैनर्स एंड ऑल। तो मैं ये मानती हूँ कि सोसाइटी में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उन सबका कारण एजुकेशन ही है। अगर आप में एजुकेशन की कमी है तो आप नहीं कुछ कर सकते। एजुकेशन आपको मैनर्स देती है, आपको सोचने की शक्ति देती है, सोचने समझने की, आपको डिसीजन लेने की शक्ति देती है। तो एजुकेशन इज़ अ वेरी बिग पॉइंट फ्रॉम माय साइड एंड आई रियली वांट टू वर्क ऑन दैट। गुड। सुष्मिता, क्या कुछ ख्वाब देखें आपने कि हाँ मैं ये बनना चाहती हूँ? जी सर, मैं बिल्कुल मिस इंडिया के लिए अभी करना चाहती हूँ। मैं अपने स्टेट को प्राउड फील कराना चाहती हूँ, जैसे अभी मैं यहाँ पे सेकंड रनर अप बनी हूँ। यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है जो मुझे आगे अपनी जर्नी में काम आएगा मॉडलिंग की। और इसके अलावा मैं डाइटिशियन बनना चाहती हूँ, जिसके लिए आई एम परसुइंग क्लिनिकल न्यूट्रिशन, मास्टर्स इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन। चलिए, तो हम आप लोगों के साथ ये चर्चा जारी रखेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं मिस राजस्थान के फाइनल विनर्स जो हैं वो ब्यूटी क्वींस हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। खुशी, और मैं तीनों से एक मेरा सवाल होगा कि जिस तरह से इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हिंदुस्तान ने बहुत प्रोग्रेस किए है आईटी में, हर क्षेत्र में, लेकिन अभी भी जो महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध हैं, लाइक रेप या छेड़छाड़, बहुत सारे तरह के, इसको लेके कभी आप लोग सोचते हैं कि वजह क्या है इसकी? जी बिल्कुल। जी। मेरा इस पे ये कहना है कि महिलाएं खुद ही जो होती है वो चुप रहकर सहन कर कर बैठ जाती है, और मैं यही कहना चाहूँगी कि जब तक आप झेलोगे तब तक आपके साथ वो चीज़ें होती रहेंगी। तो आप आगे नहीं आएंगे तो आपके अलावा आपके लिए कोई आगे नहीं आएगा। तो आपको खुद के लिए ही लड़ना होगा। तो सभी महिलाओं से मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके साथ कुछ भी ऐसा गलत होता है तो आप आगे आए,
तो सोसाइटी बदलेगी। अगर आप सहन करके बैठ जाएंगे, अगर आप चुप रहेंगे, तो ये चीज़ें कभी समाज में एक नया रूप नहीं लेकर आएंगी। ये तो बात कह रही हैं आप उन समझदार महिलाओं के लिए जो इन चीज़ों को समझती हैं कि मुझे टॉलरेट नहीं करना चाहिए। अगर एक बार कहीं कोई मिसबिहेव करता है तो उसको तुरंत जवाब देना चाहिए। लेकिन उन बच्चियां, छोटी छोटी बच्ची 1 साल की है, कोई बुजुर्ग है, ये जो सारी घटनाएं हो रही हैं उसमें तो वो किससे कहेंगी? एक चीज़ है, जैसे लोगों की जो सोच है, मेंटालिटी है, उसको हम नहीं बदल सकते। लोगों को खुद ही बदलना होगा। लोग जिस नज़रिए से चीज़ें देखते हैं, जो हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव, लोगों का अलग होता है। तो ये चीज़ें पर्सपेक्टिव पे ही आती है। लोगों को खुद ही बदलना होगा, और जिस हिसाब जो चीज़ें हो रही है, वो लोग जो कर रहे हैं ये चीज़ें, उनमें इंसानियत शायद ही बची हुई है, तो उनको ये चीज़ें समझनी है। गरिमा, आपका क्या मानना है? सर, मेरा मानना ये है कि हमारी सोसाइटी में महिलाओं को लेके जितने भी क्राइम हो रहे हैं, चाहे वो 1 साल की बच्ची हो, 10 साल की बच्ची हो, 15 साल की हो, 40 साल की हो, 80 साल की हो, मेरे अकॉर्डिंग ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। रूल तो फांसी के फंदे तक लटकाने जैसे हैं। लेकिन सर उनमें वर्क नहीं होता ना, बहुत टाइम लगता है। आप जैसे कि एक अगर रेप किसी ने किया है किसी का, तो उसको पता तो है कि उसको रूल मिलेगा, लेकिन एक्शन जो सामने बंदी होती है, जो महिला होती है, वो एकदम से कुछ स्टेप नहीं उठा सकती क्योंकि उसको पता है कि मैं स्टेप उठाऊंगी तो मेरे पे भी आएगा। ये चीज़ होनी चाहिए कि गवर्नमेंट को ऐसे कुछ रूल्स निकालने चाहिए कि अगर किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ में ऐसा कोई मिसबिहेव हो रहा है या कोई भी छेड़खानी हो रही है, तो वो स्ट्रिक्टली एक्शन ले सकती है। कुछ पर्टिकुलर एक्शन मैं मानती हूँ कि गवर्नमेंट को अप्लाई करने चाहिए महिलाओं को, ताकि जैसे कि कुछ भी सेल्फ डिफेंस गवर्नमेंट ने करा है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर कोई लड़की जागरूक नहीं है। छोटे स्टेट में अगर हम बात करें, छोटे गांव की लड़कियां नहीं इन सब चीजों में लेकिन गांव नहीं, शहरों में भी यही सब कुछ हो रहा है। तो सर क्योंकि जागरूक नहीं है, सब चीजें महिला जो है वो इन चीजों को बहुत हल्के में लेती है मेरे हिसाब से, तो वो नहीं लेनी चाहिए। और मैं मानती हूँ गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट रूल इसके अंदर करने ही चाहिए। सुष्मिता, क्या मानना है आपका? सर, मैं ये मानती हूँ कि जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं उसके लिए लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी। मतलब कि मर्दों को ये नहीं सोचना होगा कि वो जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। उनका एक दायरा होना चाहिए कि उनको महिलाओं से कैसे बात करनी है, और जब भी महिला नहीं चाहती है कि वो उसके पास हो या कुछ भी हो, तो उन्हें वो नहीं सोचना चाहिए कि वो जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए और उन्हें बिल्कुल सबको अपनी बहनों की नज़र से देखना चाहिए। अक्सर लोग ये कहा करते हैं कि कई बार सुनते भी होंगे कि ऐसा नहीं होता है कि दोनों हाथों से तालियां बजती हैं, कि कोई लड़की है उसके साथ घटना हुई, वो 10 साल बाद में कह रहे कि साहब मेरे साथ इस तरह से छेड़छाड़ हुई थी। तो इस तरह के जो केसेज होते हैं बहुत सारे होते हैं। बॉलीवुड में कई बार कहा जाता है कि मेरे साथ फला डायरेक्टर ने इतने साल पहले छेड़छाड़ की थी, या गलत नजर से देखा था, या मुझे दबाव बनाने की कोशिश की थी। तो इस तरह के केसेस में क्या मानना है आप लोगों का, कि चर्चाओं में बने रहने के लिए या फिर न्याय की गुहार करती हैं? रियल में न्याय चाहिए उन लोगों को? जी सर, बिल्कुल न्याय चाहिए। वो लेकिन इतने साल बाद में सर ये होता है कि अगर हम जैसे छोटी लड़कियां हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, बट देन आफ्टर अ सर्टेन टाइम उनको पता चलता है व्हेन दे गेट मैच्योर कि ये हो रहा है। लेकिन जो ऑलरेडी मैच्योर हैं वो लोग अगर कहें कि 10 साल बाद में कहें, कोई लिव इन में साथ में रह रहा है, फिर कहते हैं कि 10 साल बाद में कि साहब मेरे साथ में इस तरह से ये सब कुछ रहा और मीटू का जैसे चला, तो फिर ऐसे केसेस में क्या लगता है कुछ सोसाइटी में कुछ बदलाव आना चाहिए या कुछ सोच बदलनी चाहिए? महिलाओं को भी उसी तरह से देखना चाहिए? ये उनका फ्रीडम है कि वो लिव इन में रहती हैं कि मैरिज करके रहती हैं, बट क्या मानना है इस तरह के जो केसेज आते हैं, लिव इन में साथ भी रहते हैं फिर केस दर्ज होते हैं, तो ऐसी जो चीजें आती हैं उसमें क्या मानना है? हर बात के दो पहलू होते हैं, जैसे कि हर तरह से महिलाएं भी कई बार हम सही नहीं होती हैं, और मतलब इस चीज़ के दोनों ही पहलू हैं कि हम लोगों को, अगर आप लिव इन में रह रहे हैं तो वो आपकी एक सोच है, आपकी चॉइस है जो आप खुद बनाती हैं अपनी तरफ से। तो इस मैटर में तो वो उनकी खुद की मतलब खुद की चॉइस है जो वो बना रही हैं, तो उसमें तो कुछ गलत नहीं है। तो उन्हें बाद में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी क्या मानना है? दो चीजें चली, मीटू बहुत चर्चाओं में रहा, कैंपेन भी चला, रैलियां भी निकली, और पता नहीं कहाँ है मीटू, लेकिन लिव इन जो है हमारे, वो काफी एक बन गया संस्कृति में, और कोर्ट ने भी अभी इसे लीगल भी कर दिया कि भाई ठीक है, अगर
दोनों मैच्योर हैं और साथ में रहना चाहते हैं तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आपका क्या मानना है इस पे? जैसे मैंने पहले कहा कि जो महिलाएं होती है वो दबकर और वो सहनकर बैठ जाती है, वो आवाज़ नहीं उठाती। वो इसीलिए नहीं उठाती है क्योंकि वो शायद सोचती है कि वो सोसाइटी मानेगी या नहीं मानेगी, और शायद वो चीज़ें उन पे ही भारी ना हो जाए। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि महिलाएं जो है उनको समझना चाहिए कि ये चीज़ें गलत है, और हम आवाज़ नहीं उठाएंगे हमारे लिए तो कोई और आके हमारे लिए नहीं उठाएगा। और ऐसे अगर आप दबकर रहोगे और फिर बाद में बोलोगे तो सोसाइटी यही बोलेगी कि ताली दोनों हाथों से बजती है। तो इसीलिए जब आपके साथ जो कुछ हो रहा है आप उसी तुरंत आवाज़ उठाएंगे तो ही वो आपके लिए ही नहीं बाकी दूसरी औरतों के लिए भी एक इंस्पिरेशन बन जाता है। और जैसे मी टू मूवमेंट चला था वैसा ही एक नया बोलते हैं ना, एक प्रोग्रेस आता है सोसाइटी में। जी, लेकिन लिव इन में जैसे अभी बरसों तक साथ में रहते हैं और उसके बाद में फिर अगर उनके किसी बात को लेकर के डिफरेंसेस आ जाते हैं, जी। कोई डिस्प्यूट होता है, जी। तो फिर कहते हैं कि साहब मेरे साथ इन्होंने रेप किया या मेरा यौन शोषण किया, तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं इस पे क्या मानना आपका? पहले तो दोनों जब साथ में रहते हैं तो वो दोनों का अलग इंडिविजुअल चॉइस होती है जिसपे कोई कुछ नहीं बोल सकता। और आगे भी जब जो चीज़ें एंड होती है, चाहे वो बुरी तरीके से एंड हो या अच्छी तरीके से, वो उन पे ही आ जाता है कि ठीक है, वो उनका पर्सपेक्टिव है, उनकी चॉइस है। तो इस पे फिर मैं यही कहना चाहूँगी कि वो उन दोनों का मैटर है। और अगर वो एक जो भी है वो ब्लेम कर रहा है एक दूसरे पे, तो वो जो स्टोरी है वो उन्हीं को ज़्यादा अच्छे से पता, हम नहीं बोल सकते, क्योंकि आखिर लास्ट में जो चॉइस थी रहने की साथ में वो उन दोनों की थी। गरिमा कुछ कहेंगी इस पे? सर मैं कहना चाहूँगी कि जब दो जने एक डिसीजन लेते हैं साथ में रहने का, ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है जी। अलग अलग रहने में। आप किसी के साथ 4 दिन रह रहे हो, 5 दिन रह रहे हो, तो आप उस सामने वाले व्यक्ति को इतने अच्छे से नहीं जान पाते जितना आप साथ में रह के जान पाते हो। आप अपनी 24 घंटे किसी के साथ बिताते हो, 24 घंटे किसी के साथ बिताना बहुत बड़ी बात होती है। 24 घंटे में सेकंड्स भी होते हैं, मिनट्स भी होते हैं, तो डिसीजन बहुत बड़ी बात है। डिसीजन लेने के बाद में आपको पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। आपके अलग अलग सिचुएशंस आती हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो सामने वाला बंदा अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, और बाद में जाके जो चीज़ें बिगड़ती है कभी कभी तो ऐसा होता है बहुत सारी चीज़ें एक साथ में इकट्ठी होती जाती है। और फिर महिलाएं जो होती है मेरे हिसाब से एक बारी के लिए नेगलेक्ट कर देती है कि ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके, क्योंकि वो बहुत इमोशनल होती है तो उनको ये लगता है कि कोई बात नहीं, जैसा भी है ठीक है, मैंने डिसीजन लिया था तो निभाना भी पड़ेगा, तो इसलिए वो नेगलेक्ट कर देती। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि फिर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पानी जब सिर के ऊपर चला जाता है तो फिर महिलाएं बोलती है कि मेरे साथ ये हुआ है, मुझे वो है, और उस टाइम तक उनको नॉलेज नहीं होती है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। कुछ क्राइम आंकड़े जो हैं वो ये कहते हैं कि बहुत सारे मामले ऐसे हैं कि जिसके अंदर चाहे दहेज से जुड़ा हो या फिर महिलाओं से छेड़छाड़ का मामला हो, जिसमें गलत मामले काफी यानी फेक मामले भी काफी मिले हैं। तो इस तरह के केसेज में क्या मानना आपका? कोई भी केस हो उसमें जांच होनी बहुत ज़रूरी है, वो भी डीप तक। जैसे अगर ऐसे केसेस हो ताकि सामने वाला जिसका फॉल्ट नहीं भी हो उसको अगर हम दोषी ठहरा रहे हैं तो ज़रूर जांच होनी चाहिए। ऐसे विषय में बहुत ज़्यादा जांच होनी चाहिए। फिर आपका क्या मानना है कि झूठे केसेस को लेके? सर झूठे केसेस को लेके मेरा ये मानना है कि जैसे कि आपने कहा जांच होनी चाहिए, वो बिल्कुल सही बात है, जांच होनी चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि कौन सही है कौन गलत है, और उसके लिए पुलिस भी कभी कभी हो जाता है कि नहीं, वो प्रूव हो जाता है कि बिल्कुल गलत मुकदमा दर्ज कराया है जी इन्होंने। बिल्कुल। ब्लैकमेलिंग जिसे कह सकते हाँ हैं जी, कि हाँ जी, इनको बिल्कुल। दबाव बनाने के लिए, पैसे ऐंठने के लिए, इस तरह के केसेस कई बार आते हैं, तो उसमें क्या मानना है? तो उसमें सर पुलिस है हमारे पास में, पुलिस उसका अच्छे से तो वो निकालती है। वो इतनी कंपटीशन लड़के इस पोजीशन तक आए, पुलिस बने, हमारे लिए सुरक्षा करने के लिए है, हमारे साथ न्याय करने के लिए। हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, तो वो मैं बिलीव करती हूँ कि न्याय करते हैं, जो गलत है वो गलत है। सुस्मिता, ऐसे आते हैं केसेस, कभी सुना है आपने? जी सर, बिल्कुल। हाँ, तो क्या होना चाहिए फिर ऐसे केसेस सर में? ऐसे केसेस के लिए मैं मानती हूँ कि न्याय जो है सबके लिए ज़रूरी है। मैं ये नहीं मानती कि सिर्फ महिलाएं ही हमेशा सही होती हैं। कई बार होता है कि बहुत सारे झूठे केसेस आते हैं, लोग पैसों के लिए किसी के ऊपर झूठा केस डाल देते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आप बाद में केस कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगी सब महिलाओं से कि अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, तो आप प्लीज़ उस बात के लिए रिपोर्ट करें और आप बताएं सबको कि आपके साथ ये हुआ है, तो आपको ज़रूर न्याय मिलेगा। और अगर कोई मैच्योर महिला है
और उसके साथ ये हो रहा है, तो अगर वो बाद में बताती हैं तो उस बात पे जांच होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो हर वक्त। आप अपने बारे में छोटा सा बहुत ही ब्रीफ में करिए कि आप कहाँ से हैं, कौन हैं, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, छोटा छोटा। जी सर, तो मेरा नाम है सुष्मिता ठुकरान और आई एम द सेकंड रनर अप ऑफ मिस राजस्थान 2020 और मैं बिलोंग करती हूँ नीमराना से। और अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में, क्योंकि मेरा ड्रीम है एक डाइटिशियन बनने का और मॉडलिंग करियर की शुरुआत मुझे करनी थी, क्योंकि मैं इस बारे में काफ़ी समय से सोच रही हूँ। तो मुझे मिस राजस्थान का प्लेटफॉर्म मिला, इन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और मैं अब इस आपके सामने बैठी हुई हूँ। और अब आगे मेरे ड्रीम्स हैं मिस इंडिया के लिए, जिसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। हमारी 1 महीने की ग्रूमिंग भी हुई है, जिसमें हमने आगे के लिए बहुत सब कुछ सीखा है। तो मिस डाइटिशियन भी कह सकते हैं आपको। ओके, क्या खाना पसंद है आपको? जी सर, खाना मेरे को सब कुछ ही पसंद है। मैं सब कुछ खाती हूँ, बट मैं फिर उसके लिए वर्कआउट भी बहुत करती हूँ। क्या करती हैं वर्कआउट में? जी सर, मैं जिम जाती हूँ 2 टाइम, सुबह और शाम को दोनों टाइम, और साइकिलिंग करती हूँ मैं शाम को। उसके अलावा मैं मेडिटेशन करती हूँ। अपने बारे में थोड़ा। जी। तो मेरा नाम खुशी अजवानी है, मैं 20 वर्ष की हूँ। मैं बैचलर्स इन साइकोलॉजी परस्यू कर रही हूँ और मैं जयपुर से हूँ और मैं मिस राजस्थान 2020 हूँ। मिस राजस्थान में मेरा मकसद ये जीतना तो था ही, पर इसके अलावा ये था कि जो हमें 1 मंथ की ग्रूमिंग मिली, उससे मैं बहुत कुछ सीखूँ, जो मैं सिर्फ पैजेंट्री लाइफ में नहीं बल्कि पूरी लाइफ में, जैसे कम्युनिकेशन सीखा हमने, रैंप वॉक सीखा, जो भी है बात करना, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, हर चीज़ें मैं अपनी लाइफ में उन चीज़ों का आजमाऊँ। और अभी मेरे फ्यूचर गोल्स मिस इंडिया और मिस दीवा है। और मेरी हॉबीज़ है, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, मैं बैडमिंटन खेलती हूँ और मुझे ट्रैवलिंग भी बहुत पसंद है। गाने वगैरह सुनना, गाना, डांस, कुछ ऐसा पसंद है? जी, मैं गाने सुनना बहुत अपने फ्री टाइम में बहुत पसंद किस तरह के गाने सुनती हैं आप? कोई भी, जो भी मेरे उस समय मूड पे चला जाए वैसे गाना। मौसम के अनुसार? मौसम के अनुसार। कुछ गाती भी हैं आप खुद भी? मैं नहीं गाती, सुनती हैं केवल? सुनती हूँ। गुड लिसनर्स और मिलते हैं। खुद में ही गुनगुनाती हूँ। गरिमा, आप अपने बारे में बताएंगे? जी नमस्कार, मेरा नाम गरिमा वाजा है। मैं अजमेर से बिलोंग करती हूँ। मैं जयपुर 2.5 सालों से रह रही हूँ। मैं पहले विस्तार के साथ फ्लाई कर चुकी हूँ एज अ कैबिन क्रू, और मिस राजस्थान में मेरा पार्टिसिपेट करने का जो मकसद था, जीतना था, मैं बिल्कुल जीती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं फर्स्ट रनर अप की उसमें जीती हूँ। और उसके साथ मैं सीखना चाहती थी, मैं अपने आप को पॉलिश करना चाहती थी, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहती थी, जो कि मैं आई हूँ। और आगे इन फ्यूचर मैं इसे एज अ प्लेटफॉर्म देखती हूँ और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं आगे इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, अपने स्टेट को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ लोगों को कि ऐसा नहीं है कि आप अगर मिडिल क्लास फैमिली से हैं या अच्छी फैमिली से हैं या चूड़ी फैमिली से हैं तो आप आगे बढ़ सकते, नहीं बढ़ सकते। ऐसा नहीं होता। आप में डेडिकेशन होनी चाहिए, आप में डिज़ायर होनी चाहिए कुछ करने की। आपको कोई भी चीज़ कुछ भी करने से नहीं रोक सकती। तो चलिए, समय कम है, लेकिन अगर बात की जाए तो बहुत लंबी एक प्रश्न भी बहुत सारे हो सकते हैं, इनके आंसर भी निश्चित रूप से। जब एक टैलेंट को पास करके यहाँ तक पहुँचे हैं तो काफ़ी कुछ चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन मैं विराम दूंगा यहीं पे। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक मुलाकात में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।